नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी से लगने वाले अनुभव पर बात करेंगे, अकेलापन। लेकिन इसे हम सामाजिक नजरिए से नहीं बल्कि एक थोड़ा अलग, एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं उनके आधार पर। हाँ, ये स्रोत एक महिला है, कैथी। उनकी कहानी है, उनको जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला और उनके पिछले जन्मों के कुछ अनुभव, इन सब पर आधारित है। तो आज हम समझना ये चाह रहे हैं कि अकेले होने के पीछे आत्मा के स्तर पर क्या कोई योजना हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कैथी से। करीब 60 साल की महिला हैं, हीलर हैं, अपना सेंटर चलाती हैं। और उनकी कहानी अहम इसलिए है, जैसा आपने कहा, कि उन्होंने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अकेले गुजारा है। हालांकि शुरू में एक साथी की इच्छा तो थी उन्हें। बिल्कुल। और यही मेन सवाल है स्रोतों का कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का अकेला रहना उसके जन्म से पहले की कोई योजना हो, और अगर हाँ तो क्यों? कैथी के मामले में जो मार्गदर्शन मिला उसके हिसाब से हाँ हो सकता है। उनके लिए ये अकेलापन मतलब एक सेकेंडरी चैलेंज जैसा था। जीवन में अनुभव करने के लिए चुना गया। सेकेंडरी चैलेंज मतलब मुख्य नहीं? हाँ, मुख्य नहीं। इसे इसलिए चुना गया ताकि ये उनकी जो प्राइमरी चुनौतियां थीं उनको पूरा करने में मदद करे। अच्छा। और वो चुनौतियां थी जैसे कि रिश्तों में जो ठीक नहीं है, जो नेगेटिव है, उसे ना कहना सीखना। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखना। ये तो बिल्कुल अलग तरह से सोचना हुआ। जिसे हम कमी समझते हैं वो शायद आत्मा के विकास को कोई टूल हो। तो कैथी के जीवन में रिश्तों का क्या रोल रहा? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि ये काफी अहम थे। हाँ बिल्कुल, उनके रिश्ते इस पूरी पहेली के जरूरी हिस्से हैं। जैसे पहले पति कर्ट, युवावस्था में शादी हुई थी। उस रिश्ते में शराब और नशे का काफी असर था। माहौल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था। कैथी ने हिम्मत दिखाई, वो रिश्ता तोड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि कर्ट की बाद में शराब की वजह से मौत हो गई। और वो कैथी के सपनों में आते थे माफी मांगने। अच्छा, यानी कनेक्शन बना रहा। हाँ, आत्मा के लेवल पर। फिर थे जिम, वो करियर के दौरान मिले थे। कैथी को बाद में लगा कि शायद वो अच्छे साथी हो सकते थे, पर उस वक्त वो खुद मतलब इमोशनली तैयार नहीं थी। और फिर माइकल, दूसरे पति। कुछ साल चली शादी, दिल के अच्छे थे पर गैर जिम्मेदार थे। सुनने में तो ये काफी आम परेशानियां लगती हैं रिश्तों के, लेकिन इसमें वो आध्यात्मिक एंगल कहाँ से आया? यहीं पर एरन नाम की एक आध्यात्मिक सत्ता से मिला मार्गदर्शन बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। एरन के अनुसार ये रिश्ते बस यूं ही नहीं थे, ये कर्मों को ठीक करने और खास सबक सीखने के लिए आत्मा के स्तर पर मतलब पहले से तय थे। पहले से तय? जैसे कर्ट, पता चला कि वो पिछले जन्म में कैथी के अत्याचारी पिता थे। क्या बात है। हाँ, तो इस जन्म में उनके साथ रिश्ते ने कैथी को वो शक्ति दी कि वो ना कह सकी, जो वो पिछले जन्म में नहीं कर पाई थी। ये एक बड़ी कर्मिक जीत मानी गई। समझ गया। और माइकल के साथ जो रिश्ता था वो भी एक तरह का सोल एग्रीमेंट था, ताकि कैथी गैर जिम्मेदारी को पहचाने, उसे रिजेक्ट करना सीखे और खुद के लिए बेहतर चुनना सीखे। और जिम वाला रास्ता भी एक संभावना थी, जन्म से पहले तय किया गया एक संभावित रास्ता, जिसे कैथी ने उस समय अपनी मैच्योरिटी की कमी के कारण नहीं चुना। तो ये सिर्फ अनुभव नहीं थे बल्कि आत्मा के चुने हुए पाठ थे। फिर कैथी की जिंदगी में एक मोड़ आया जब वो बीमार पड़ी, है ना? हाँ बिल्कुल। उस बीमारी के बाद उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ गया। वो हीलर बनी और तभी उनकी जिंदगी में स्टार हार्ट की एंट्री हुई। स्टार हार्ट, ये कौन है? स्टार हार्ट उनके एक पिछले जन्म के साथी हैं, एक नेटिव अमेरिकन जीवन के। लेकिन इस जन्म में वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। वो एक नॉन फिजिकल साथी, एक गाइड की तरह है, आत्मा साथी। वो कैथी को आध्यात्मिक रूप से सपोर्ट करते हैं। एक बार तो उन्होंने आसमान में पंख के आकार का बादल बनाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। आत्मा साथी, ये शब्द बहुत सुना है। स्रोतों के हिसाब से इसका क्या मतलब है? एरॉन बताते हैं कि आत्मा साथी वो आत्माएं हैं जो एक ही सोच से एक साथ बनी है। उनका मकसद एक दूसरे का हमेशा साथ देना है, चाहे वो एक ही जन्म में साथ हो या अलग अलग लोकों में। स्टार हार्ट कैथी के सोलमेट है और इस जन्म में उनके मेन गाइड भी। जरूरी नहीं कि सोलमेट हमेशा रोमांटिक पार्टनर ही हो। तो आज कैथी वो अपने अकेलेपन से शांत है। हाँ, आज वो उसके साथ पीस में है। उनका फोकस अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है, अपने अंदर की दिव्यता को खोजने पर।
वो मानती हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। तो कैथी की इस पूरी कहानी से अब अकेलेपन के बारे में क्या गहरी बातें पता चलती हैं? मार्गदर्शन क्या कहता है? हाँ, जैसा हमने जिक्र किया, कैथी को एरॉन और डिवाइन मदर यानी दिव्य माँ ऐसी आध्यात्मिक सत्ताओं से गाइडेंस मिला। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये गाइडेंस अकेलेपन के पीछे छिपे कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ कर्मिक कारणों पर रोशनी डालता है। बिल्कुल सही कहा। एरॉन एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, सेल्फ निगेशन का, मतलब आत्म अस्वीकृति। ये अक्सर पिछले जन्मों के बुरे अनुभवों से पैदा होती है, खासकर दुर्व्यवहार या ऐसी कोई स्थिति जहां व्यक्ति अपना गुस्सा या दर्द वो व्यक्त नहीं कर पाया, अंदर ही दबा लिया। अच्छा। ये दबा हुआ गुस्सा और खुद को दोषी मानना, ये धीरे धीरे सेल्फ निगेशन बन जाता है। मतलब व्यक्ति अंदर ही अंदर खुद को रिजेक्ट करने लगता है। और इसका असर रिश्तों पर कैसे पड़ता है? जब कोई खुद को ही अंदर से खारिज कर रहा है, तो वो खुद से पूरी तरह प्यार नहीं कर पाता, और जो खुद से प्यार नहीं करता, वो दूसरों से मिलने वाले सच्चे, हेल्दी प्यार को भी या तो स्वीकार नहीं कर पाता या अनजाने में उसे दूर कर देता है। ये कड़ी है जो दिखाती है कि कैसे पिछले जन्मों की बातें आज भी हमें अफेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल। डिवाइन मदर ने कैथी को कुछ खास पिछले जन्मों के बारे में बताया था, जिन्होंने इस सेल्फ निगेशन में योगदान दिया। हाँ, कुछ बहुत ही मार्मिक उदाहरण थे। एक जीवन में वो एक लड़की थी जिसका उसके पिता ने शोषण किया, और जब उसने विरोध किया तो गला घोटने की कोशिश की। वो चीख नहीं पाई, वो घुटन, वो गुस्सा सब अंदर दब गया। एक और जीवन में वो एक माँ थी, नाव दुर्घटना में उनके 3 बच्चे डूब गए। वो बच गईं, लेकिन बच्चों को ना बचा पाने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाईं। उस नाविक पर और खुद पर बहुत गुस्सा था। ये तो बहुत ही दर्दनाक अनुभव है। इनका इस जीवन से क्या कनेक्शन बताया गया? डिवाइन मदर ने बताया कि कैथी को जो लगातार खांसी रहती थी, हाँ, वो असल में इन्हीं पिछले जन्मों की दबी हुई पीड़ा, गुस्सा और वो जो घुटन थी, उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन थी। अच्छा। और यहीं पे सेल्फ फॉरगिवनेस यानी आत्म क्षमा का महत्व सामने आता है। जैसा एरन कहते हैं, जब तक हम अपनी इंसानियत के लिए, अपनी मानवीय कमजोरियों के लिए खुद को माफ नहीं कर सकते, हम खुद से पूरी तरह प्यार नहीं कर सकते। ये बहुत गहरी बात है, सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को माफ करना। हाँ, अपनी गलतियों, अपनी सीमाओं, अपने अनुभवों के लिए खुद को माफ करना। कैथी ने एक खास तरह का सेशन भी किया था, आपने बताया था, बिटवीन लाइव्स सोल रिग्रेशन। हाँ, BLSR। ये एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को मृत्यु के बाद और अगले जन्म से पहले आत्मा की अवस्था का अनुभव कराया जाता है। कैथी को इस सेशन में 3 अहम पिछले जीवन दिखे। पहला, एक आदिम प्रकाश प्राणी का, मतलब उनका मूल शुद्ध स्वरूप। दूसरा, स्टार हार्ट के साथ एक स्वदेशी महिला का जीवन, जो एक आदर्श, संतुलित रिश्ते और जीवन का प्रतीक था। और तीसरा, मध्य युग की एक महिला का जीवन, जिसे डायन कहकर पत्थर मारे गए थे। ये जीवन कष्ट, मुश्किल हालात और आत्मा की सहन शक्ति और क्षमा की जरूरत का प्रतीक था। इन अलग अलग जीवनों को देखने का मकसद क्या था? उस सेशन में एक लाइट बीइंग, एक प्रकाशमय सत्ता ने समझाया कि ये जीवन कैथी को उनके मूल स्वरूप प्रकाश, उनकी चाहत, आदर्श जीवन और उनके सहन शक्ति व क्षमा की जरूरत की याद दिलाने के लिए थे। और इसी सेशन में सबसे पावरफुल चीज हुई, कर्ट यानी पहले पति की आत्मा के साथ बात। अच्छा। कैथी ने उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया और इससे दोनों आत्माओं को शांति मिली, मुक्ति मिली। ये दिखाता है कि हीलिंग सिर्फ इस जीवन तक नहीं है, आत्मा के लेवल पर भी हो सकती है। ये सब कैथी की कहानी है, बहुत खास है, बहुत गहरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अकेले हैं और शायद दुखी हैं, निराश हैं इस स्थिति से, उनके लिए इन स्रोतों में क्या संदेश है? क्या कैथी के अनुभवों से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स निकलते हैं? हाँ, बिल्कुल निकलते हैं। एरन और एक और ग्रुप है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, उनकी सलाह को अगर मिलाकर देखें तो कुछ जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली बात, अक्सर जो लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं, वो ओल्ड सोल्स यानी पुरानी आत्माएं हो सकती हैं। अच्छा। ऐसी आत्माएं अक्सर खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती हैं, परफेक्शनिस्ट होती हैं थोड़ी। वो गुस्सा, डर जैसी जिन्हें हम नेगेटिव भावनाएं कहते हैं, उन्हें महसूस करने पर भी खुद को कोसने लगती हैं। ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, ये अनजाने में एक दीवार बना देता है।
दूसरों को दूर रखता है। ऐसे में सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु होना बहुत जरूरी है। खुद से कुछ सवाल पूछने की भी बात है। हाँ, कुछ गहरे सवाल, जैसे क्या मेरे अकेले रहने से कोई बड़ा मकसद पूरा हो रहा है जो मुझे अभी पता नहीं? क्या मैं सच में अंदर से खुद को प्यार और एक अच्छे रिश्ते के लायक मानता हूँ या मानती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अपनी ही सेल्फ निगेशन मुझे प्यार से रोक रही है? और अकेले रहने के पीछे जन्म से पहले के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल, स्रोत कई संभावनाएं बताते हैं। हो सकता है आत्मा ने इस जीवन में किसी ऊंचे लक्ष्य पर फोकस करने का प्लान बनाया हो, जैसे कला, विज्ञान, हीलिंग या कोई गहरा आध्यात्मिक रास्ता। ओके। या शायद आत्मनिर्भरता सीखना एक बड़ा सबक हो। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत मेटाफर है, पावरफुल हो सकता है। वाह। इसके अलावा ईश्वर में या डिवाइन में विश्वास गहरा करना या अपने अंदर की दिव्यता से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, ये भी अकेलेपन की अवधि का मकसद हो सकता है। ये भी बताया गया है कि कभी-कभी हमारी जो इच्छा होती है और जो आत्मा की योजना होती है उसमें फर्क हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी इस पल की इच्छाएं, वो शायद एक साथ ही चाहें, लेकिन हो सकता है आत्मा की योजना कुछ और हो। अगर आत्मा के विकास के लिए अकेले रहकर कुछ सीखना ज्यादा जरूरी है, तो आत्मा का इरादा व्यक्तित्व की इच्छा पर हावी हो सकता है। इसे मानना मुश्किल हो सकता है। हाँ, मुश्किल हो सकता है, लेकिन आत्मा के नजरिए से देखें तो शायद जरूरी हो। कोई ऐसा संकेत जिससे पता चले कि ये अकेलापन योजना का हिस्सा है या हम कहीं भटक गए हैं? एक जनरल गाइडलाइन दी गई है। अगर अकेले होते हुए भी जीवन में एक स्पष्टता है, शांति है, एक उद्देश्य की भावना है, तो ये संभवतः आत्मा की योजना के अनुसार है। लेकिन अगर बहुत गहरा कंफ्यूजन है, दिशाहीनता है, अकेलापन बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, अर्थहीन लग रहा है, तो शायद व्यक्ति अपने आत्मा के रास्ते से थोड़ा हट गया है। उसे शायद आत्मनिरीक्षण की, हीलिंग की या गाइडेंस की जरूरत है। ये वाकई बहुत गहरे विचार हैं। लेकिन क्या सिर्फ आध्यात्मिक कारणों की बात हुई? एरोन ने कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। एरोन ने इस बात पर जोर दिया कि इंटीमेसी मतलब गहरा जुड़ाव वो सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में ही नहीं मिलता। इसे प्रकृति के साथ जुड़कर भी महसूस किया जा सकता है। किसी पेड़ को छूना, महसूस करना, धरती पर नंगे पैर चलना, हवा पानी के साथ एक होना, पालतू जानवरों के साथ गहरा रिश्ता बनाना, वो भी इंटीमेसी का एक रूप है। दोस्तों के साथ भी खास अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे बिना बोले एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करना। और गाइडेंस मांगने की बात? हाँ, ये सबसे अहम सलाहों में से एक थी। अपने स्पिरिचुअल गाइड से मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं, चाहे वो स्टार हार्ट हो, एरोन हो या कोई और जिन्हें आप अपना गाइड मानते हो। स्रोत कहते हैं कि वो मदद के लिए हमेशा तैयार है, बस हमें पूछना है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि अकेलापन वो जरूरी नहीं कि कोई कमी हो या कोई फेलियर हो, यह आत्मा के लेवल पर एक सोची समझी योजना का हिस्सा हो सकता है। इसका मकसद हो सकता है खुद से प्यार बढ़ाना, पिछले कर्मों को हील करना, आत्मनिर्भर बनना और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना। ये मुश्किल हो सकता है, हाँ, पर यह विकास का एक यूनिक अवसर भी है। एकदम सही कहा। और स्रोतों के आखिर में एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है, इंसान का नजरिया बनाम आत्मा का नजरिया। जब हम जिंदगी को सिर्फ अपनी लिमिटेड इंसानी नजर से देखते हैं, अपनी इच्छाओं, समाज के दबावों, इन सब के चश्मे से, तो अकेलापन अक्सर खालीपन लगता है, दुख देता है, निराशाजनक लगता है। लेकिन जब हम कोशिश करके आत्मा के बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये समझते हुए कि हम यहाँ सीखने आए हैं, ग्रो करने आए हैं, अनुभव करने आए हैं, और हमारे अनुभव चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना लगें, वो हमारी आत्मा की बड़ी योजना का हिस्सा हो सकते हैं, तब उसी अकेलेपन में एक एक्सेप्टेंस आ सकती है, एक शांति मिल सकती है, एक गहरा मतलब दिख सकता है। सही बात है। और जैसा हमने पहले बात की, सेल्फ फॉरगिवनेस, आत्मक्षमा, इस नज़रिए को अपनाने में बहुत मदद करती है। जब हम खुद को अपनी सो कॉल्ड कमियों या गलतियों के लिए माफ़ कर पाते हैं, तभी हम आत्मा के नज़रिए के लिए खुल पाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम अपने जीवन के अनुभवों को सिर्फ सतह पर ही देख रहे हैं, या उनके पीछे जो गहरा अर्थ छिपा है, आत्मा के विकास का जो मौका है, उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या हम सिर्फ रोजमर्रा के इंसानी ड्रामे में उलझे हुए हैं या अपनी आत्मा की बड़ी यात्रा पर भी ध्यान दे रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस गहरी खोज में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।